हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने एक वीडियो बनाने जा रहा हूं जो कि बोर्ड के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ये कक्षा 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसमें से आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं इसमें से 100% आपके बोर्ड में क्वेश्चन आना है और इसको आपको बहुत ही तैयार करना है, जो कि बोर्ड के एग्जाम में या तो इसकी डेरिवेशन पूछी जाती है या इस पर न्यूमेरिकल आता जरूर है। चाहे कुछ भी आओ तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करना है, इसको देखना है और घर पे आपको तैयारी करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम आ तो आपको पूछना है। तो ये बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सरल परिपथ चैप्टर है। इसका एक पार्ट है, एक हिस्सा है इसका किरचॉफ्स के नियम। किरचॉफ्स के नियम और व्हीटस्टोन ब्रिज, ये दो पार्ट आप मैं इसको पढ़ाऊंगा आपको, और इसमें से आपको न्यूमेरिकल या इसकी डेरिवेशन जरूर मिलेगी बोर्ड में। तो आप देखिए पहले किरचॉफ्स के नियम क्या होते हैं। किरचॉफ्स के नियम है, ये आपका कोई सर्किट है। आप देखते हो कि आपने आपके पोल पे से, खंभे पे से दो तार लाते हो। आप उन तारों को लाके आप अपने घर में आपके विभिन्न, कोई किसी कमरे में, कोई किसी कमरे में, कोई किसी कमरे में, कोई प्रेस से जुड़ता है, कोई किसी से जुड़ता है। इस प्रकार वो दो तार आके कई जगह आपके पावर सप्लाई करते हैं। उसी प्रकार जिस पॉइंट पर आप उन तारों को जोड़ते हैं उसे बोलते हैं जंक्शन, संधि। तो ये ले लीजिए, इसके दो लॉ हैं। फर्स्ट लॉ है इसका, उसे बोलते हैं, जो प्रथम नियम है उसे बोलते हैं संधि नियम। ये नियम क्या है कि मान लो कोई जंक्शन है, कोई जोड़ है जहाँ पे बहुत सारे तार जुड़ते हैं, जहाँ पे बहुत सारे जुड़ते हैं उसे हम जोड़ बोलते हैं, संधि बोलते हैं। तो मान लो ये एक संधि है आपकी और इस पे बहुत सारे वायर आ रहे हैं। अब इन वायरों में कुछ में यहाँ से करंट जाता है और कुछ वायर से यहाँ पर करंट आता है। तो मान लो ये आपके करंट I1, I2 और I3, ये वो करंट हैं जो इस जंक्शन पे आते हैं। और जो जंक्शन यहाँ से सप्लाई करता है करंट, वो आपके हैं I4, I5 और I6। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ ये कहता है कि ये एक संधि है आपकी, और इस संधि पर जितनी भी धाराएं मिलती हैं उन सब का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। यानी कि रूल है कि किसी संधि पर वैद्युत परिपथ की, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त सभी धाराओं का योग शून्य होता है। ये किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है। इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे, अब हमारे पास इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक संधि है और इसके अकॉर्डिंग इस संधि पर जितनी भी धाराएं हैं उन सब का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। अब ये जो आप जब क्वेश्चन करने होगे इसके, तो आपको किस प्रकार क्वेश्चन करने हैं वो इस तरह से करोगे कि आपकी ये संधि है, इस संधि पे जो धाराएं आ रही हैं उन्हें एक साइड लो, लेफ्ट साइड, और जो इससे जा रही हैं उन्हें राइट साइड लो। जैसे कि इस पे जो आने वाली धाराएं हैं I1 प्लस I2 प्लस I3, ये धाराएं आ रही हैं आपकी, ये हमने एक साइड ली प्लस की, और राइट साइड में जो इससे जारी धारा हैं उन्हें भी प्लस कीजिए। वो है आपकी I4 प्लस I5 प्लस I6। इस तरह से आपके पास एक इक्वेशन बन के आएगी और इक्वेशन को सोल्व करके आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, हल कर सकते हो। जो भी वैल्यू आपकी होगी आप उसे फाइंड कर सकते हो। ये किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है और इस लॉ में आप किसी भी धारा को फाइंड कर सकते हो। दूसरा लॉ है आपका, उस लॉ के अकॉर्डिंग आप देखोगे कि कोई पास होता है
जैसे हम एक पास है आपके पास, ये अब देख रहे हो एक पास, सेकंड लॉ है इसका, द्वितीय नियम है। जो द्वितीय नियम है इसे हम लूप लॉ भी कहते हैं। लूप लॉ क्या है कि कोई आपके पास एक सर्किट है और उस सर्किट में आप देखते हो ये एक सर्किट है और इस सर्किट में आपका ABC एक सर्किट है, इसमें आपका एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है DC साइड में और वो रेजिस्टेंस है आपका R1। इसी प्रकार रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है आपका, इसे लेते हैं E और F। इसमें भी एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है जो आपका है R2 और इसमें भी एक रेजिस्टेंस कनेक्ट जो है आपका R3। ये रेजिस्टेंस है और इसमें बैटरी कनेक्ट की हमने। इसमें बैटरी है आपकी E1 और इसमें बैटरी है आपकी सेल E2। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव साइड और ये पॉजिटिव साइड है। इसमें जो करंट फ्लो होता है नेगेटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो होता है करंट, तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम। तो इसमें करंट होता है आपका ये और इसमें करंट है आपका ये और इसकी इसमें लेट कर लेते हैं I1 करंट है आपका और इसमें जो करंट है वो आपका I2 है। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा, इधर से आपका I1 है, इधर से आपका I2 है, तो इसमें जो करंट फ्लो होता है वो होता है I1 प्लस I2। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ क्या कहता है कि कोई बंद पास है, ये देख रहे हो एक बंद पास है, ये देख रहे हो आप बंद पास है आपका ये एक। तो इस बंद पास में किरचॉफ्स सेकंड लॉ यूज करते हैं। तो सेकंड लॉ होता क्या है उसको हम देखेंगे। सेकंड लॉ होता है कि किसी भी बंद पास में, किसी भी बंद पास में किसी भी खंड में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध, उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास के समस्त, उस पास के सभी वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये किरचॉफ्स का सेकंड नियम है। ये नियम ये कहता है कि कोई बंद पास है आपका, उस बंद पास में कोई धारा बह रही है किसी भी खंड में, खंड मीन्स यहाँ पे भुजा है, तो उस धारा और उस धारा के संगत प्रतिरोध का अर्थ है कि वो धारा जिस प्रतिरोध में बहती है उसे उसका संगत प्रतिरोध कहते हैं। तो वो धारा और उसका जो संगत प्रतिरोध है जिसमें वो धारा बहती है उनके गुणनफल का बीजगणितीय योग बराबर होता है उस पास के समस्त वैद्युत वाहक बल बोलते हैं ई, इसके बीजगणितीय योग के। ये किरचॉफ्स का सेकंड नियम है, द्वितीय नियम है। इस नियम को मैं आपको, जब आपके पास एक क्वेश्चन आएंगे तो आप क्वेश्चनों को किस प्रकार सोल्व करोगे ये मैं आपको दिखाता हूँ। सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जिस प्रकार आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास दो पास हैं, ये फर्स्ट पास है और ये सेकंड पास है।
इस पास में हम किरचॉफ के द्वितीय नियम का जब हम यूज करते हैं तो किस प्रकार करते हैं, देखिए कि पहले हम लेते हैं, इसे हम पास फर्स्ट मानते हैं और इसे पास मानते हैं सेकंड। तो पहले देखते हैं बंद पास फर्स्ट में किरचॉफ्स लॉ, और कौन सा लॉ लगाते हैं इसका, सेकंड लॉ लगाते हैं, किरचॉफ्स सेकंड लॉ। केसीएल का मतलब है किरचॉफ्स सेकंड लॉ। इसमें अप्लाई करेंगे हम, तो हम देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग देखिए ये आपका जो फर्स्ट पास है, इस पास में हम पहले चेक करते हैं कि प्रतिरोध कौन कौन से हैं। एक प्रतिरोध इसमें ये है और एक ये है, एक आपका R1 है और एक आपका R2 है। अब आप देख लो लॉ के अनुसार कि जिस R में जो धारा आपकी बह रही है उस धारा से उसमें मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे R1 में जो धारा आपकी इसमें बह रही है वो I1 है, तो इसमें I1 से मल्टीप्लाई कीजिए। R2 में जो धारा बह रही है वो आपकी इसमें I1 प्लस I2 है, तो ब्रैकेट में I1 प्लस I2 इसमें रखोगे। अब हमें ये देखना होता है कि इसमें प्लस आएगा या माइनस। अगर धारा की डायरेक्शन सेम है तो आपको प्लस लगाना है। आप चेक करो कि जो R1 है इसमें धारा की डायरेक्शन ये है और इस तरह से आएगी और इस तरह से जाएगी, तो दोनों में धारा की डायरेक्शन कैसी है, सेम। तो आपका बीच में जो प्लस आएगा, प्लस आने के बाद में जिस प्रकार आपने इसमें प्लस किया है उसी प्रकार जो विद्युत वाहक बल है उसमें भी आपको प्लस करना होगा। तो आप देखोगे कि जो R1 है उस R1 का जो विद्युत वाहक बल है वो E1 है। इसी प्रकार जो आप देख रहे हो R2 उसका विद्युत वाहक बल आपका 0 है, क्योंकि इसमें कोई बैटरी जुड़ी हुई नहीं है। तो हम यहाँ पे अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस ही लेंगे, 0। तो आपका निकल के आता है R1I प्लस R1 R2I1 प्लस R2I2 इक्वल टू E1। इस प्रकार आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है। अब हम इसके सेकंड जो देख रहे हो आप लूप, इसको लेंगे तो इसी प्रकार सेम बंद पास सेकंड में किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे सेकंड। तो इसमें आप चेक करो तो इसमें प्रतिरोध हैं आपके R2 और R3। R2 में जो धारा बह रही है आपकी वो है I1 प्लस I2, मल्टीप्लाई करेंगे I1 प्लस I2 और R3 में आपकी धारा जो फ्लो हो रही है वो है I2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप चेक करोगे डायरेक्शन कि जो धारा बह रही है उसकी दिशा क्या है। आप देखो इसमें जो धारा की दिशा है वो ये डायरेक्शन है, इसकी ये डायरेक्शन है, और इसमें डायरेक्शन इस तरह से आपकी फ्लो होगी, तो सेम डायरेक्शन में धारा बह रही है, तो इसलिए इसमें आएगा प्लस इक्वल टू। अब इसमें जो आपका विद्युत वाहक बल है वो 0 है, कोई बैटरी इसके अंदर नहीं है, 0, कोई सेल नहीं है, प्लस इसमें जो है आपकी E2 है विद्युत वाहक बल। तो इस तरीके से आप देखते हो R2I1 प्लस R2I2 प्लस R3I2 इक्वल टू E2। इस प्रकार आपकी दो इक्वेशन बन जाएंगी। उस प्रकार उन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आप I1 I2 की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। ये हमारे किरचॉफ्स सेकंड लॉ है। अब इसके बाद में इसका जो नया टॉपिक है वो होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही ये पेपर में, या तो न्यूमेरिकल आए या खुद आए, लेकिन आना जरूर है। तो दूसरा जो टॉपिक है इसका वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। नेक्स्ट टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत ये क्या होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत है कि कोई आपके पास एक चक्रीय चतुर्भुज है, जिस प्रकार की आप देखते हो ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी सी और डी, और इसके ए बी में जो एक
प्रतिरोध है वो है ए बी का प्रतिरोध है P, बी सी का प्रतिरोध है Q, ए सी का ए डी का प्रतिरोध है आपके पास R और सी डी का प्रतिरोध है आपके पास S। ये इनके प्रतिरोध हैं। और हमने क्या किया, इस A और C के बीच में एक बैटरी जोड़ दी। ये बैटरी है आपकी, इसमें डायरेक्शन में धारा जो फ्लो हो रही है, जो धारा बह रही है वो I धारा है। अब आप देखते हो कि ये इसके A, B और D के बीच हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया आपका G। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है कि इस चक्के चतुर्भुज में किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं में जुड़े प्रतिरोधों का अनुपात। संलग्न भुजा का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। अब इसकी संलग्न भुजा कौन सी होगी, या तो ये होगी या ये होगी। इसकी संलग्न भुजा ये नहीं हो सकती क्योंकि ये इससे जुड़ी हुई नहीं है। तो संलग्न भुजा का मतलब जो भुजा उस भुजा से जुड़ी होती है वो उसकी संलग्न भुजा कहलाती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या कहता है, वो ये कहता है कि किसी भी दो संलग्न भुजाओं में जुड़े प्रतिरोध का अनुपात, मान लो ये इसकी संलग्न भुजा ये है, ये जुड़ी हुई है इससे, तो इसमें और इसमें जो प्रतिरोध का अनुपात है P/Q वो बराबर होता है शेष दो संलग्न भुजाओं में जुड़े प्रतिरोध के अनुपात के बराबर। तो आप देखो इसमें प्रतिरोध है R और इसमें प्रतिरोध है S। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत है। अगर ये इस P/Q R/S आपके इक्वल आते हैं तो अगर उस कंडीशन में B और D के बीच कोई प्रतिरोध आपको जुड़ा हुआ है तो उसमें कोई धारा नहीं बहती है। उस कंडीशन में ये जो ब्रिज है ABCD ये संतुलित होता है और इसमें चाहे आपका कितने भी ओम का प्रतिरोध हो उसमें कोई धारा फ्लो नहीं होगी। यही कंडीशन है, यही व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है कि अगर इन दोनों में प्रतिरोध का अनुपात R और S के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर आता है तो ये सेतु आपका संतुलित सेतु कहलाता है, संतुलित ब्रिज कहलाता है। और उस कंडीशन में इस विकर्ण BD के बीच कोई प्रतिरोध अगर जुड़ा हुआ है तो उसमें कोई धारा नहीं बहती है। यही व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत है। अब मैं इसको आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। इसकी उत्पत्ति देखिए किस प्रकार आपको करनी है। उत्पत्ति देखिए इसकी, हम देखते हैं हमारे पास अगर यहाँ से धारा I आ रही है निकल के, तो यहाँ से आने के बाद में वो दो जगह कन्वर्ट हुई है, दो जगह बटी है, इसमें अलग और इसमें अलग। मान लेते हैं इसमें जो धारा आपकी जाती है वो I1 है और इसमें जो धारा वो I2 है। अब ये जानते हैं कि ये संतुलित है तो इसमें तो कोई धारा प्रवाहित ही नहीं होगी। उस कंडीशन में क्या होगा कि इसमें अगर धारा I1 है तो इसमें भी धारा आपकी I1 होगी। इसी प्रकार अगर इसमें धारा I2 है तो इसमें भी धारा आपकी I2 ही होगी। तो अब हमारे पास दो पास बन के आए हैं ABDA और BDCB। इन दोनों में किरचॉफ्स के द्वितीय नियम का प्रयोग करेंगे और दो समीकरण बनाएंगे और फिर हमारी जो धाराएं हैं, प्रतिरोध हैं, उन्हें हम ज्ञात कर सकते हैं। देखो, बंद पास ABDA में किरचॉफ्स के सेकंड लॉ यूज करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं जो किरचॉफ सेकंड लॉ है वो है समीजन ऑफ IR इक्वल टू समीजन ऑफ E। तो इस वाले में जो टोटल प्रतिरोध है आपने ये पास लिया है, तो प्रतिरोध है एक P और एक R। तो P और R ये दो प्रतिरोध हैं। I से मल्टीप्लाई कीजिए तो इसमें जो धारा बह रही है वो आपकी I1 है, P में धारा आपकी I1 है और R में जो धारा बह रही है वो आपकी I2 है। तो इससे धारा से हमने इसमें मल्टीप्लाई की। अब हमें देखना होगी डायरेक्शन क्या है धारा की। आप देखो ध्यान से कि अगर इसमें धारा I1 है तो ये इसकी डायरेक्शन है और इसकी डायरेक्शन ये है, अपोजिट डायरेक्शन हुई। इसमें धारा ये डायरेक्शन में है, इसमें धारा ये डायरेक्शन में है, तो दिशा जो हुई धारा की वो अपोजिट हुई, विपरीत हुई। उस कंडीशन में हम लेंगे माइनस इक्वल टू। इसमें आपका कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, जीरो है, माइनस इसमें भी कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, ये भी आपका जीरो है। तो यहाँ से निकल के आया P/I1 माइनस R/I2 इक्वल टू जीरो। ये नेगेटिव है, राइट मिलाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो P/I1 इक्वल R/I2 इक्वेशन फर्स्ट।
इसी प्रकार जो सेकंड पास है BCDB, उसमें भी हम किरचॉफ का द्वितीय नियम यूज करते हैं। तो बंद पास BCDB में किरचॉफ के द्वितीय नियम से तो इसमें भी आपको द्वितीय नियम ही यूज करना है। तो इस वाले पास में आपके पास दो प्रतिरोध हैं Q और S, एक Q और S। Q में जो धारा बह रही है आपकी I1 है, मल्टीप्लाई करोगे। S में जो धारा बह रही है आपकी I2 है, इसमें भी मल्टीप्लाई करोगे। अब इसमें दिशा देखिए, धारक दिशा, इसमें धारक दिशा ये है, इसमें धारक दिशा ये है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनके बीच में आएगा माइनस, इक्वल टू। इस वाले में भी कोई प्रतिरोध विद्युत वाहक बल नहीं है, जीरो माइनस। इसमें भी कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, वो भी जीरो। क्यों I1 ये माइनस की टर्म है, राइट में जाओगे तो ये प्लस की हो जाएगी, SI2 इक्वेशन सेकंड। इस प्रकार हमारे पास दो इक्वेशन निकल के आती हैं। दोनों इक्वेशन में डिवाइड कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में डिवाइड कीजिए इक्वेशन सेकंड से। फर्स्ट इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन से भाग दीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास PI1 इक्वल RI2, इसमें डिवाइड करना है क्यों I1 इक्वल टू SI2, I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, तो आपका निकल के आता है P/Q बराबर R/S। इस प्रकार ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत है जो हमने आपको उत्पत्ति करके दिखाई है। तो आपको इस डायग्राम के बारे में क्या लिखना है वो ध्यान से सुने कि हमारे पास मान लेते हैं एक चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है ABCD, जिसकी भुजाओं में AB, BC, CD, DA में क्रमशः है P, Q, S, R प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। और इसमें A और C के बीच हमने एक बैटरी जोड़ देते हैं E, जिससे इसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत है। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको, क्वेश्चन किस प्रकार होते हैं वो देखते हैं। अब हम देखते हैं हमारे सामने एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ये किरचॉफ्स लॉ से हम इस क्वेश्चन करेंगे। आपके पास एक ये क्वेश्चन है, अब जो भी शो करेंगे वो हम शो करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रत्येक सेल व आर में धाराओं के मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके सामने है कि सेल कौन से होते हैं। आपने सेल के बारे में पढ़ा होगा इस चैप्टर में, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा सेल के बारे में भी। तो ये सेल है, सेल का जो स्मॉल आर देख रहे हो ये स्मॉल प्रतिरोध होता है, छोटे आर से प्रेस करते हैं सेल के प्रतिरोध को। ये सेल है आपके। सेल को वैसे हम इस तरह से शो करते हैं, लेकिन इस तरह से न करके हम अलग अलग भी उसको दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेल जो इसका प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध सेल का R2 है और इस सेल का प्रतिरोध R1 है और एक प्रतिरोध इनके बीच जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन है केवल हमारे पास में। हम किस प्रकार से धारा की दिशा को भी शो करते हैं वो भी इसमें देखना आप ध्यानपूर्वक, क्योंकि इसमें कहीं पर भी धारा हमें नहीं दी हुई है कि किस डायरेक्शन में धारा बहती है और कैसे हम निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं ये आपका पहला सेल है। मैंने बताया ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। जो छोटी साइड होती है उसे नेगेटिव कहते हैं, जो बड़ी साइड होती है उसे प्लस कहते हैं। और मैंने बताया था कि जो धारा बहती है वो -2 प्लस की डायरेक्शन में होती है। तो ये माइनस ये प्लस, तो इसमें धारा होगी आपकी ये I1 और इसमें ये माइनस प्लस है, इसमें धारा होगी आपकी I2। अब यहाँ से धारा इसमें I2 है और यहाँ से I1 आती है, तो इसमें जो धारा जाएगी आपकी वो जाएगी I1 प्लस I2। ये हमने शो किया धारा। और ये पास मान लेते हैं हमारे पास है A, B, C, D, E और F। अब हमें इस सेल में कितनी धारा बह रही है I2 वो भी निकालनी है, इस सेल में कितनी धारा बह रही है I1 वो भी निकालनी है, और इस प्रतिरोध R में जो धारा बह रही है वो भी निकालनी है। तो उसे निकालने के लिए हमारे पास I1 और I2 की वैल्यू हमें निकालेंगे। तो वही हम किरचॉफ्स के सेकंड नियम का इसमें यूज करके दो इक्वेशन बनाएंगे और दोनों इक्वेशन को हल करके हम जो है I1 I2 के मान निकालेंगे। तो आप देखो पहले हम इसे लेट कर लेते हैं कि ये पास जो है एक है EDCFE,
तो बंद पास EDCFE में किरचॉफ के द्वितीय नियम से जब इसमें आप किरचॉफ द्वितीय नियम लगाओगे तो आपने देखा है क्या होता है, IR इक्वल टू समीजन इक्वल E। तो यहाँ पर देखिए इस पास में आपके पास दो प्रतिरोध हैं, एक 2 ओम और एक R। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि हमें R का मान भी निकालने दिया हुआ हो, तो हम ले लेते हैं कि R का मान जो है यहाँ पे आपके पास है कुछ भी है, जैसे कि 4 है, ये ले लेते हैं हम, इसके R की वैल्यू है 4 ओम। तो इसका जो प्रतिरोध है वो 4 ओम है। तो इस पास में आपके पास दो प्रतिरोध हुए, एक 2 ओम और एक 4 ओम। तो 2 और 4, इसमें जो धारा बह रही है 2 ओम वाले प्रतिरोध में सेल में, वो आपकी धारा है I1 से मल्टीप्लाई करोगे, और इसमें जो धारा बह रही है आपकी I1 और I2, ये धारा बह रही है। अब हम लगाएंगे दिशा, माइनस आएगा इनके बीच में, प्लस आएगा, ये देखना है। आप देखो इसमें जो दिशा है वो ये है, और इसमें भी दिशा सेम डायरेक्शन में आपकी धारा बह रही है, इसमें दिशा यही है। तो सेम डायरेक्शन में धारा है तो बीच में आएगा प्लस। इस सेल में जो I1 धारा बह रही है उस सेल का वाहक बल है 12 प्लस, इसमें कोई सेल नहीं है 0, 2I1 प्लस 4 एकम 4 I1 प्लस 4 एकम 4 I2 इक्वल टू 12, 2 प्लस 4 6 I1 प्लस 4 I1 I2 इक्वल टू 12। 200 डिवाइड कर दीजिए सभी में, क्योंकि 2 कॉमन है, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 छिक्का 12, ये बनी इक्वेशन आपके पास फर्स्ट। इस प्रकार पहले पास से आपने एक इक्वेशन बनाई, ठीक है। इसी प्रकार हम दूसरे पास को लेंगे और उससे भी एक इक्वेशन बन के आपके पास आएगी। तो दूसरा पास है FCBA, पास FCBA में हम किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे सेकंड। तो इसमें भी आप देखिए दो ही प्रतिरोध हैं, एक 4 ओम और एक ओम। तो 4 ओम में जो धारा बह रही है आपकी, उसकी वैल्यू है I1 प्लस I2, मल्टीप्लाई करेंगे, और जो 1 ओम का प्रतिरोध है आपका उसमें धारा बह रही है I2, इसमें मल्टीप्लाई करोगे। अब आपको देखना है डायरेक्शन, दिशा। देखिए आप ध्यान से कि इसमें जो दिशा है ये है धारा की दिशा, तो सेम डायरेक्शन में धारा फ्लो हो रही है, तो सेम डायरेक्शन है तो बीच में आएगा प्लस इक्वल टू। इस वाले में कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, 0 प्लस, इसमें विद्युत वाहक बल है आपके पास 6 वोल्ट का, तो प्लस 6, तो 4I1 प्लस 4I2 प्लस I2 इक्वल टू 6, 4I1 4 प्लस 1 प्लस 5I2 इक्वल टू 6, ये आपके पास इक्वेशन सेकंड बन के आई है। अब जो हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है इन्हें हम सोल्व करेंगे। आपने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़े होंगे, कुछ विधि थी, एक थी आपकी वज्र गुणन विधि, एक आपने पढ़ी थी प्रतिस्थापन विलोपन, ये 2 विधि और थी, एक ग्राफ थी। तो इनमें से हम किसी विधि से इसको सोल्व कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे उससे सोल्व कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ बच्चों पे ये सोल्व करने नहीं आती है इक्वेशन, तो वो कम से कम मैं आपको बताता हूँ, मैं कोई वीडियो डालूंगा 10th क्लास की, उसमें इक्वेशन जिसे बोलते हैं 2 चर वाले समीकरण, उसी तरीके से वहाँ पे आपने पढ़े थे एक्स और वाई के फॉर्म में होते थे। यहाँ पे ये I1 I2 की फॉर्म में होंगे, क्योंकि इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल होंगे वो इक्वेशन पर बेस होंगे, तो आपको इक्वेशन की तैयारी करनी है, तभी इनको आप सोल्व कर सकते हो। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हम विलोपन विधि यूज करते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हो कि जो टू का गुणांक है वो 2 है, और यहाँ पे I2 का गुणांक है 5, इन्हें हमें इक्वल करना होता है। अब 5 और 2 का जो LCM होता है वो 10 होता है, जो 10 5 से भी डिवाइड होता है और 2 से भी डिवाइड होता है, तो हमें इनको दोनों को 10 बनाना है। तो यहाँ पे आप अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन सेकंड में, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 10 हो जाता है आपका, और अगर यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी 10। तो इक्वेशन फर्स्ट में करनी है 5 से मल्टीप्लाई, और इक्वेशन 2 में करनी है आपको 2 से मल्टीप्लाई। और अब साइन चेक करो, चिन्ह यहाँ पे इसका जो चिन्ह है वो प्लस, और यहाँ पे प्लस, जब सेम चिन्ह होते हैं तो माइनस करते हैं। तो करिए इक्वेशन 2 में, तो उसी समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई, हम 2 से मल्टीप्लाई करें सभी में, 4 दूनी 8
5 दूनी 10, 6 दूनी 12। इसमें 5 से करनी है आपको। इक्वेशन फर्स्ट में 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 छंग 30। साइन चेंज करते हैं, जब हम माइनस करते हैं तो नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उसके चिन्हों को बदल देते हैं। ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस के 10 से ये 10 क्या हो गया आपके कैंसिल। 8 में से जब आप 15 को माइनस करोगे तो माइनस क्या आएंगे 7i1, और 12 में से जब 30 को माइनस करोगे तो आपके पास आएंगे माइनस के 18। ये इसके पहुंच जाएगा था i1 की वैल्यू आई माइनस 18 बटे माइनस 7, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपके पास i1 निकल के आया 18 बटे 7। ये आपके पास i1 की वैल्यू निकल के आई है। अब i1 की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड दोनों में किसी में भी रख दीजिए, आपके पास i2 की वैल्यू आएगी। तो हम i1 की वैल्यू, i1 का मान समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 है आपके पास 4i1 प्लस 5i2 बराबर 6। 4 गुना i1 के स्थान पर है 18 बटे 7 प्लस 5i2 बराबर 6। 18 की 4 में मल्टीप्लाई करोगे, गुना करोगे तो 72 बटे 7 प्लस 5i2 बराबर 6। ये प्लस की टर्म है, इधर लाओगे माइनस की हो जाएगी। तब 5i2 बराबर 6 माइनस 72 बटे 7। 5i2 इसमें एलसीएम लोगे 7, लघुत्तम आएगा 7, तो 7 की 6 में मल्टीप्लाई करोगे 7 6 42 माइनस 72। अब माइनस करोगे आप तो माइनस के तो 72 हैं और प्लस के 42 है, तो माइनस की टर्म ज़्यादा है, तो माइनस के करेंगे कितने बचेंगे आपके पास, 2 में से 2 माइनस करोगे 0, 7 में से 4 माइनस करोगे 3 अपॉन 7, 5 अपॉन में आएगा आपका, तो i2 इक्वल माइनस 30 अपॉन 7 अपॉन में आपका 5 से डिवाइड कर दो 6 बार, तो i2 की वैल्यू आई माइनस 6 बटे 7। इस प्रकार आपने i1 और i2 की वैल्यू जो है वो फाइंड की है। सबसे पहले आपने किरचॉफ्स दोनों जो पास हैं इनमें किरचॉफ सेकंड लॉ का यूज करके 2 इक्वेशन बनाई। फिर आपने क्या किया, उन इक्वेशन को, उन समीकरणों को सोल्व किया, किसी मेथड से कर सकते हो। उसके बाद में ये हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो उसने पूछा है वो फाइनल आंसर होगा। उसने ये पूछा है कि प्रत्येक सेल में और जो प्रतिरोध आर है इसमें कितनी धारा बह रही है वो निकालनी है। तो जो i1 i2 की वैल्यू आई है वो यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो इस प्रकार होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यहां से आप देख रहे हो कि हमें निकालनी है इन सेलों में धारा, तो सेल निकालते हैं E1 में। सेल E1 में धारा, तो इसमें धारा बह रही है आपकी i1 है, और i1 की वैल्यू आपकी निकल के आई है 18 बटे 7 एम्पियर। सेल E2 में जो धारा है वो i2 है, और i2 की वैल्यू आपके पास निकल के आई है माइनस 6 अपॉन 7। अब आई है आपकी R में धारा का मान, वो आपके पास है i1 प्लस i2। i1 प्लस i2 आर में धारा है। i1 की वैल्यू आपके पास है 18 बटे 7 और इसकी वैल्यू है माइनस के 6 बटे 7। एलसीएम आपका आएगा 7, 7 से 7 कैंसिल 18 माइनस 6 12 बटे 7। ये इस सेल में, इस आर प्रतिरोध में धारा का मान है। तो इसी प्रकार आपके जितने भी क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के, उन सभी को आप सोल्व कर सकते हो। और ये क्वेश्चन जो मैंने आपका कराया है लगभग इसी बेस पे है, जितने भी किरचॉफ के रूल के नियम हैं कि जो क्वेश्चन है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चनों को करना है। और इसमें से जो मैंने आपको आज पास आज वीडियो डाली है, इसमें से आपका 100% पेपर में बोर्ड में क्वेश्चन आता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस पर मेहनत करनी है। और इसके जो कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, और कुछ और इतने टॉपिक हैं जैसे कि आपका विभव मापी का सिद्धांत है और मीटर ब्रिज है, इनके भी मैं क्वेश्चन और इनकी ड्राई कराऊंगा। तब अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।